अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। अगर मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 और 7 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स। तो ये चैप्टर के अंदर भी था, आपने ट्रांजिशन मेटल की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर भी था। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होती है एक्चुअल में गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में। गाड़ियों के अंदर जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसको ये लेस टॉक्सिक में या नॉन पोल्यूटेंट गैसेस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है। यानी एक ऐसी डिवाइस है जो हार्मफुल गैसेस को, जो वो गैसें जो नुकसानदेह हैं माहौल के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, उसको ऐसी गैसों में कन्वर्ट कर देता है जो कोई माहौल को इतना नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके बारे में आंसर जो है यहाँ से हम कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग यहाँ बुक में से भी इसको आंसर, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। किस टॉपिक में? ट्रांजिशन मेटल एज ए कैटलिस्ट में। तो ये लास्ट पे कैटालिटिक कन्वर्टर था, ये वाला जो पॉइंट है कि कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में होता है, विच कन्वर्ट मोर हार्मफुल गैसेज, जो कि कन्वर्ट यानी तब्दील कर देता है जो हार्मफुल गैसेज है, नुकसानदेह, प्रोड्यूस इन द इंजन, जो इंजन के अंदर बनती हैं, टू सच गैसेज, ऐसी गैसेज में विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करती हैं। अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर, ये जो डिवाइस है, इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, लाइक इसके अंदर प्लेटिनम यूज़ होता है, प्लेडमियम यूज़ होता है, रोडियम यूज़ होता है। ये सारे कैटलिस्ट इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी उन रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन का एडिशन आप यहाँ से भी कर सकते हो। होता क्या है, व्हेन हॉट गैसेस पास थ्रू कन्वर्टर, यानी कि जब ये गर्म गैसेस जो है वो कन्वर्टर से गुजरती हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आर कन्वर्टेड टू हार्मलेस सब्सटेंसेस, वो ऐसे पोल्यूटेंट, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो हार्मलेस हैं, यानी नुकसान नहीं देते। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है। तो ये जब एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और हमारी ब्लड को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, यानी हम सांस प्रॉपरली नहीं लेते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है टू कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन जो जले नहीं होते और ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देती है। वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और रिड्यूस टू नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी उनमें से ऑक्सीजन रिमूव करके उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो गैसेज हैं, जो पोल्यूटेंट हैं, उनको लेस पोल्यूटेंट या लेस हार्मलेस गैसेज में, आपको सब्सटेंसेज में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, वाई डू द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी अल्कली मेटल्स की, हम ग्रुप 1 के मेटल्स की बात करें तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है। वेयर एज दे डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ हेलोजन, लेकिन हेलोजन्स की बात करें तो उनके केस में ये क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि अल्कली मेटल जो है वो कौन कौन से हैं टॉप से बॉटम, और हेलोजन्स कौन कौन से हैं। तो ये देखें ज़रा, अगर मैं बात करूँ ना हाइड्रोजन को निकाल के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल है। जैसे मैं कहूँ रिएक्टिविटी की बात करूँ तो लिथियम और सोडियम को कंपैरिजन किया जाए तो सोडियम लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम और पोटाशियम को कंपेयर किया जाए तो पोटाशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटाशियम और रिबेडियम को कंपैरिजन किया जाए तो रिबेडियम ज़्यादा, यानी टॉप से बॉटम इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम हेलोजेंस की बात करें ग्रुप नंबर 17 के, लाइक फ्लोरीन है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, टॉप से बॉटम इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो हेलोजन की रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रही है, जबकि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इसकी रीज़न क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एक जर्नल सा पॉइंट बता देती हूँ। लाइक मैंने आपको बताया, अल्कली मेटल की बात करती हूँ। अल्कली मेटल्स, ठीक है, इसमें आप बात करें लिथियम के, पहला एलिमेंट लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है, उसके बाद रिबेडियम है। जबकि मैं इधर हेलोजेंस की बात करूं तो हेलोजेंस में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद आयोडीन है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ ना तो लिथियम के एक ही शेल होता है। सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के पास 2 शेल होते हैं। पोटाशियम की बात करूँ, पोटाशियम के 3 वैलेंस शेल होते हैं। और रिबेडियम की बात करूँ, इसमें 4 शेल होते हैं। तो आप देखें टॉप से बॉटम एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब जितना ज़्यादा
ज़्यादा एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है ना, उतना इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होता जा रहा है। अब जितने ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन, ये अल्कली मेटल बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट ये किसी भी स्पीशी के जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रिएक्ट ही करेगा। तो टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल ईजी होता है, इसकी वजह से टॉप से बॉटम अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब होता तो फ्लोरीन में भी ऐसा है, अगर फ्लोरीन के पास 1 शेल है, क्लोरीन के पास 2 शेल है, ब्रोमीन के पास 3 शेल है, लेकिन टॉप से बॉटम हैलोजेंस का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता है, हैलोजन का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि हैलोजेंस का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब देखें, ये साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी भी कम होती जाती है, क्योंकि आप कहें कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है या जिसको कह दें आप स्क्रीनिंग जो है वो बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। टॉप से बॉटम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते और लूज़ भी नहीं टॉप से बॉटम इतनी आसानी से करते हैं। इस वजह से हैलोजेंस की रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होती है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्लोरीन उससे कम रिएक्ट करेगा। तो ये रीज़न है कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम इंक्रीज़ करती है, जबकि हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज़ करती है। तो इसका आंसर यही आपको दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप, अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, विद एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, दैट इज़ वाई इट बिकम ईजियर फॉर एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एलिमेंट्स के लिए आसान हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे डाउन द ग्रुप विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज रिएक्टिविटी, और वो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है, इसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्टीडली गिविंग हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम मतलब बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्ट विग्रेसली, अब लिथियम के बाद सोडियम की बात करें, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, वाइल पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली, और पोटेशियम और भी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ दीज मेटल विद क्लोरीन बिकम मोर विग्रेस, और इसी तरह से और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इनकी टॉप से बॉटम अल्कली मेटल की इंक्रीज होती है, जबकि हैलोजन की डिक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीज, इनका साइज तो बड़ा हो रहा है, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम डिक्रीज, लेकिन एटम की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो कम होती जाती है। जैसे क्लोरीन सबसे ज़्यादा हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम है, और आयोडीन की उससे भी ज़्यादा कम है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जो आपके इस ईयर का 2025 से 26 का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजेंस आर, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स विद रोल्स ऑपोजिट टू ईच अदर, एक्सप्लेन। कि जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कली मेटल और हैलोजन तो एक बड़े रिएक्टिव हैं, तो ये क्यों है, इसको एक्सप्लेन करें। अल्कली मेटल क्या होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, जबकि हैलोजेंस की बात करें वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो लेने देने से इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, ठीक है, सॉल्ट्स बनाते हैं। अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम हैव जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। दे इजीली लूज दिस इलेक्ट्रॉन, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू बिकम स्टेबल, फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और क्या बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम ये जो आपने आयनिक बॉन्ड में भी एग्जांपल पढ़ी होगी, लाइक मैं कह लूँ सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आप देखें इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 1 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, सोडियम आयन बना देगा। हैलोजेंस की बात करते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको नहीं समझ तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में से देख सकते हैं, 3s2 और 3p5। अब अगर देखें इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 7 हैं, यानी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है कि यही सोडियम ने ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है ये गेन कर लेगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो इसी तरह से क्या है कि एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी कैटाइन बनाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, एनाइन बनाता है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स बड़े रिएक्टिव है।
दे इजीली लूज, इसके बाद दिस मेक देम वेरी रिएक्टिव स्पेशली विद नॉन मेटल। अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। उसने कहा है कि इनका रोल बताएं, ये रिएक्टिविटी में कैसे इनका रोल प्ले करते हैं अपना। बट बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स दे कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लाइक सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस स्टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड बना देता है। हेलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू फिल देयर शेल एंड बिकम स्टेबल मेकिंग देम हाईली रिएक्टिव। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके इनका रोल क्या है? तो अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन हैव ऑपोजिट रोल। ऑपोजिट रोल कैसे है इनका? आपस से एक दूसरे से ऑपोजिट रोल इस तरह से है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। अल्कली मेटल लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल हेलोजेंस गेन इलेक्ट्रॉन। सो अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपोजिट बिहेवियर मेक देम रिएक्टिव स्ट्रांगली। तो अपोजिट जो बिहेवियर है ये इस तरह से इनको बहुत स्ट्रांगली, बड़ी जल्दी से, मजबूती से रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे यहाँ पे हमने थर्मल हेलोजन हेलाइड्स की, हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात की है, लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन, इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो अनस्टेबल क्यों है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन क्लोराइड? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि ड्यू टू वीकर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और हेलोजन में वीक बॉन्ड है, इसलिए थोड़ा सा इसको हीट अप करें तो ये टूट जाएगा। द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज, जैसे इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम, हमें पता है हेलोजन का साइज, सच एज फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन, क्लोरीन से ब्रोमीन में इंक्रीज हुआ, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन इंक्रीज, हेलोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। हेलोजन सच फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन, इसी तरह से द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन, दिस हैपन्स बिकॉज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इस वजह से ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज प्रेफर्ड और प्लेटिनम इन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव रीजन। तो इसके आंसर के लिए आप चैप्टर में से ही टॉपिक दे सकते हैं, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे ये जो है ना, प्लेटिनम ऐसा कैटलिस्ट, आप ये वाला टॉपिक इसके आंसर में लिख सकते हो। इसमें बताया हुआ है कि जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है। तो ये थे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।